ये
अस्सलाम वालेकुम। जी हंजरा, रायान सुनाइए, खैरियत से हैं? और बताइए कि कोई पास पेपर्स की प्रैक्टिस की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो बताएं। सर वो एक्सपोनेंशियल जो लगे जो लॉग्स के जो ग्राफ्स होते हैं किस तरह दिखते हैं, जो एल एन का है। सॉरी सॉरी, दोबारा बोलिएगा, क्या कहा आपने? सर आपने एक बार कोई एल एन का ग्राफ भी ड्रॉ करवा स्केच करवा के दिखाया था ना, जिसमें वो वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता लेकिन जस्ट इसको इसके ऊपर से गुजरता है। तो मुझे भूला हुआ है थोड़ा सा। ठीक हो गया। ग्राफ्स में आज लॉग के और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के रिवाइज करवाता हूँ। रायान, कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक पहले, अगर तो बताइए। सर वो जो आपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाली वर्कशीट भेजी थी ए लेवल्स वाली, आई थिंक उसमें दो सवाल हैं जो नहीं हुए थे। चलें करते हैं पहले वो, फिर बताइए क्वेश्चन कौन से हैं? सर अक्टूबर नवंबर 2010 का एक अक्टूबर नवंबर 2010/61 है और एक अक्टूबर नवंबर 2010/63। ये क्वेश्चन शायद है। जी सर। अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके जी, क्वेश्चन है, pegs are to be placed in the four holes shown, one in each hole. The pegs come in different colors and pegs of the same color are identical. Pegs of the same color are identical, उसने खुद बताया है, तो इनको different count नहीं करना। Calculate how many different arrangements of colored pegs in the four holes can be made using 6 pegs all of different colors. So आपके पास 6 different colors available हैं, इनमें 4 at a time आप यूज कर सकते हैं। ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस तरह के होंगे, उनमें से एट अ टाइम 4 यूज होंगे। सो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती हैं? इट इज 6p4। ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड, अगर 4 ये चूज होते हैं, उनको आपस में स्विच करने से डिफरेंट अरेंजमेंट बनती है, सो इसलिए परमुटेशन। सेकंड पार्ट, 4 pegs consisting of 2 blue, 1 orange and 1 yellow। अब आपके पास pegs 4 हैं, उनमें से 2 ब्लू हैं, 1 ऑरेंज है और 1 येलो है। इसकी कितनी अरेंजमेंट बनेगी? 4 है, 4 के 4 यूज होंगे, सो 4 फैक्टोरियल करें या 4p4, लेकिन उनमें से 2 रिपीट हो रहे हैं, ब्लू ब्लू आपस में स्विच होने से फर्क नहीं पड़ेगा, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। आगे, बैरल हैज 12 pegs consisting of 2 red, 2 blue, 2 green, 2 orange, 2 yellow, and 2 black pegs. Calculate how many different arrangements of colored pegs in the 4 holes barrel can make using 4 different colors.
4 डिफरेंट कलर, उसके पास टोटल 12 हैं और 6 कलर अवेलेबल हैं, हर कलर के 2 टैग्स हैं। अगर वो चाहता है कि चारों डिफरेंट कलर हों, तो इसका मतलब है हर कलर का एक एक टैग यूज कर सकता है। 1 रेड, 1 ब्लू, 1 ग्रीन, 1 ऑरेंज, 1 येलो और 1 ब्लैक में से, इन 6 में से 4 को चूज करना है और उन 4 को अरेंज करना है। 6p4 मीन हमने 12 नहीं कंसिडर करने, हमने, क्योंकि चारों के हमने चूज करने जो चारों डिफरेंट कलर होने चाहिए। सो इसका मतलब 2 रेड आ ही नहीं सकते, 2 ब्लू आ ही नहीं सकते। सो हमने 2 ब्लू, 2 ग्रीन, 2 येलो कंसिडर, हमने ये कंसिडर करना है कि हमारे पास 1 रेड साइड पे कर दिया, 1 ब्लू भी साइड पे कर दिया, 1 ग्रीन, मीन सिर्फ एक एक कलर हमारे पास रह गया। उस एक एक कलर के जो 6 कलर हैं, उनमें से 4 कलर चूज करने और उनका फैक्टोरियल करना है। सो 6 चूज करने हैं और उन 6 में से 4 को चूज करना है और उनका 4 को अरेंज करना है। 6p4। Now using 3 different colors. 3 different color का क्या मीनिंग है हंजला? सर उनमें से 2 सेम हो सकते हैं। यस, ये तभी होगा। 3 डिफरेंट कलर का मतलब कि 4 पैग्स में से 2 पैग्स हमेशा सेम कलर के होंगे। ठीक, ओके, इसको अब कैसे किया जाए? एक केस लेते हैं, हम ऐसा करते हैं कि 2 जो सेम कलर आ गए हैं वो रेड हैं। 2 रेड मैंने चूज कर लिए, सपोज 2 रेड मैंने कर लिए। अब जो 2 रेड आ गए, बाकी ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ब्लैक, जो बाकी 5 कलर हैं, उन 5 में से मुझे 2 चूज करने हैं। 5 में से मुझे 2 चूज करने हैं। और ये मेरे माइंड में क्या चल रहा है? 5 2 चूज कर लिए, 2 रेड पहले से ही हैं मेरे पास, टोटल कितने हो गए? 4। इन 4 को आपस में हर तरह स्विच करते हैं, 4 फैक्टोरियल। और उनमें से 2 रेड ऐसे हैं जिनको आपस में स्विच करने से फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये मैंने वो केस लिया है कि जो रिपीट हो रहे हैं वो दोनों वो रेड हैं। इसी तरह वो जो 2 रिपीट हो रहे हैं वो ब्लू भी हो सकते हैं, वो ग्रीन भी हो सकते हैं, वो 2 ऑरेंज भी हो सकते हैं, वो 2 येलो भी हो सकते हैं, वो 2 ब्लैक भी हो सकते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग फाइंड करें या इसी को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें। जी रायहान एंड हंजला, ये 4th पार्ट समझ आया? जी सर। जी सर। आपने सोचा कि मैंने पी क्यों नहीं अप्लाई किया यहाँ पे? अगर मैं 5p2 अप्लाई कर देता, तो वो 5 में से जो 2 कलर चूज हो रहे हैं उन्हीं को आपस में अरेंज कर लेता। जो ऑलरेडी 2 रेड चूज किए हुए थे उनके साथ इनका मिक्सचर ना बनता और वो उनके साथ ओवरलैपिंग हमें पता ही ना चलता। इसलिए हमने पहले परमुटेशन लगाई थी। हमने क्या किया कि पहले सारे 4 कलर चूज करी, मीन 2 रेड चूज कर लिए, बाकी 5 में से 2 चूज कर लिए। जब चूज हो गए, कॉम्बिनेशंस आ गए, अब उनको फर्दर अरेंज करना है, तो उनको 4 फैक्टोरियल लगा दिया, 2 उसमें रिपीट हो जाए, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर दिया। मुझे पार्ट 3 का और 4 का आंसर कैलकुलेटर से करके बताइए क्या बनता है।
सर पार्ट 3 का 360 बनता है और पार्ट 4 का 720। ओके, अब रह गया लास्ट पार्ट। पार्ट 3 था 4 डिफरेंट कलर्स, पार्ट 4 था 3 डिफरेंट कलर्स, और पार्ट 5 कहता है एनी ऑफ हर 12 pegs। कुछ भी चलेगा, मीन उन 12 में से हर पॉसिबिलिटी को आप डिस्कस करना है। पार्ट 3 में उसने कंडीशन लगाई थी 4 डिफरेंट कलर हूं, पार्ट 4 में 3 डिफरेंट कलर हूं, पार्ट 5 में कोई कंडीशन नहीं है, सब पॉसिबिलिटीज करनी है। ये कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए, एक ऑप्शन थी 4 डिफरेंट कलर की, वो हम कर चुके हैं। एक ऑप्शन थी 3 डिफरेंट कलर हूं, इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? इसके अलावा ऑप्शन है 2 डिफरेंट कलर की। 4 डिफरेंट कलर का मतलब कि चारों कलर डिफरेंट हूं, ब्लू ग्रीन ऑरेंज येलो। 3 डिफरेंट कलर का मतलब है कि 2 रेड हो जाएं, एक ब्लू एक ग्रीन, 3 डिफरेंट कलर। 2 डिफरेंट कलर का मतलब हो जाएगा 2 रेड 2 ब्लू, ये 2 डिफरेंट कलर है। दोनों रेड और दोनों ब्लू आए तो टोटल 2 डिफरेंट कलर बनेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? 1 कलर हो सकता है? 1 कलर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 1 कलर के लिए 4 रेड होने चाहिए, 4 ब्लू होने, हमारे पास 4 तो अवेलेबल ही नहीं है, 2 रेड अवेलेबल है। तो अब आप क्या करें, ऑल पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है फिफ्थ पार्ट में, एनी ऑफ आर 12 प्लैंक्स। तो 4 डिफरेंट कलर के पर वेज, 3 डिफरेंट कलर के वेज और 2 डिफरेंट कलर के वेज फाइंड करके ऐड कर लें। 4 डिफरेंट कलर कर चुके हैं, 3 डिफरेंट कलर कर चुके हैं। अब आप ऐसा करें, 2 डिफरेंट कलर फाइंड करें। 4 डिफरेंट का आंसर 360 था, इसका 720 था। अब 2 डिफरेंट कलर का आंसर फाइंड करें और तीनों को ऐड करें तो सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। अब 2 डिफरेंट कलर को कैसे किया जाए? 2 डिफरेंट कलर का मतलब है कि दोनों रेड दोनों ब्लू आ जाएं, दोनों रेड दोनों ग्रीन आ जाएं, दोनों ऑरेंज दोनों येलो आ जाएं, दोनों ब्लू दोनों ब्लैक, इस तरह की बहुत सी पॉसिबिलिटीज है। सो इसका क्या किया जाए? इसको आप ऐसे करें कि पहले 6 कलर्स में से 2 कलर चूज करें। मैं 12 में से 4 नहीं चूज कर रहा, क्योंकि 12 में से 4 चूज करने से हो सकता है कि 2 रेड और 2 ब्लू जो हम चूज करना चाहते हैं वो ना आए। एक रेड आ जाए, दूसरा रेड आ जाए, तीसरा ब्लू और तीसरा चौथा ग्रीन आ जाए। तो हम ऐसा कर रहे हैं, 6 में से 2 चूज करें, मेक श्योर कर रहे हैं कि कलर 2 से ज्यादा ना है, मतलब 6 कलर में से 2 कलर चूज कर लिए। अब 2 कलर चूज हो गए, सपोज वो 2 ग्रीन और 2 ऑरेंज हो गए। अब उनको करना है अरेंज, मीन 4 फैक्टोरियल। अब वो जो चूज हुए आपके पास 4 पैक्स, उनमें से 2 ग्रीन है 2 ऑरेंज, दोनों दो रिपीट हो रहे हैं। सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज द ऑप्शन फॉर 2 डिफरेंट कलर। हमने 6 कलर में से 2 चूज किए, जो 2 कलर चूज हो गए टोटल 4 पैक्स हो गए, उनको आपस में अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बताइए इसका आंसर कैलकुलेटर से क्या आ रहा 90। है? 90। सो फिफ्थ पार्ट में 360, 720 और 90 को आप ऐड कर लेंगे। जी बताइए, रायान एंड हंजला, क्लियर है ये?
जी सर। जी सर। ओके, और कौन सा क्वेश्चन था? सर अक्टूबर नवंबर 2010 का ही /63 एक पार्ट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट है या कि कंप्लीट कर लेते हैं मेरा ख्याल है। अ स्मॉल एरोप्लेन, आपसे कोई पार्ट हुआ इसमें? सर पहला वाला बस, उसके बाद मुझे नहीं समझ आई कि क्या हो रहा है। ओके। एंड हंजला, अच्छा हंजला ने तुम्हारा अभी अटेम्प्ट नहीं किया। चलें जी, देखते हैं। अ स्मॉल एरोप्लेन हैज 14 seats for passengers. The seats are arranged in 4 rows of 3 seats and a back row of 2 seats. 12 passengers board the aeroplane. How many possible seating arrangements are there for the 12 passengers? ये तो 14 p 12 हो गया। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मुझे लगता है काफी बड़ा आंसर आएगा, उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। ओके जी, एक्चुअल जो है वो सेकंड पार्ट है, जरा वो देखते हैं। These 12 passengers consist of 2 married couples, Mr. and Mrs. Lynn, Mr. and Mrs. Brown. मीन उन 12 में से 4 लोग तो ये हो गए, 2 couples, 5 students and 3 business people। 4 + 5 9, 9 + 3 हो गए 12। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं द 3 business people sit in the front row। ओके जी, बिजनेस पीपल तो तीनों फ्रंट रो पे बैठेंगे, ये एक कंडीशन है। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, इनके बारे में तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। लेकिन ये बिजनेस, चले पीपल के बारे में ये चलो आगे, ये तो कंडीशन नहीं है ना, तीनों बिजनेस पीपल फ्रंट पे बैठेंगे, इसका मतलब है इनके 3 फैक्टोरियल वेज हो गए, आपस में तो स्विच हो सकते हैं, रहेंगे वो फ्रंट पोजीशन पे। 3 फैक्टोरियल वेज। अब आगे क्या कहते हैं, द 5 स्टूडेंट्स, the 5 students each sit at a window seat। ओके, सो 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो विंडो सीट्स पे ही बैठेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। मिस्टर एंड मिसेस लिन sit in the same row on the same side of the aisle। Mr. and Mrs. Brown sit in another row on the same side of the aisle। How many possible seating arrangements are there? मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट हम बाद में करेंगे, पहले इनकी करनी पड़ेगी, कपल्स की। कपल्स के बारे में उन्होंने ये कहा है कि दोनों कपल्स आयल के किसी एक तरफ ही बैठेंगे। इसका मतलब कपल्स इन सीट्स में तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि उसने कहा है सेम साइड पे बैठेंगे और सेम रो में। अगर देखा है तो इस साइड पे तो सीट ही एक एक अवेलेबल है, इधर तो बैठ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ऑप्शंस क्या हैं, मिस्टर एंड मिसेस लेन, मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन के लिए ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले ऐसा करते हैं, इन इन्हीं तीनों में से
इन्हीं तीनों में से कोई सी, ओके, हम ऐसा करते हैं पहले कि सपोज कर लेते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस लिन इस में बैठ रहे हैं। यहां अगर आप वो बैठ रहे हैं, नहीं, ओवरऑल वो हर जगह स्विच हो सकते हैं। सो ओवरऑल 3 में से 2 पॉसिबिलिटीज में है 3p2। मीन ये जो 3 अवेलेबल पोजीशंस हैं, इनमें से कोई सी 2 पोजीशन पे, कोई सी 2 पेयर्स ऑफ सीट पे वो दोनों कपल बैठेंगे, और वो दोनों कपल्स जो हैं, ब्राउन और लेन, वो आपस में स्विच भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने परमुटेशन लगाया है। सो 3p2 हो गया। अब इंडिविजुअली किसी एक कपल को देखते हैं। सपोज मिस्टर मिसेस लिन, अगर वो इस पे बैठ गए, इस पे मिस्टर एंड मिसेस लिन बैठ गए, तो वो आपस में भी अपनी सीट्स स्वैप कर सकते हैं। दोनों कपल्स, मिस्टर एंड मिसेस लिन, आपस में स्विच कर सकते हैं इनटू 2 फैक्टोरियल या 2। इसी तरह मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन भी जहां बैठेंगे, वो आपस में भी अपनी पोजीशन स्विच कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल, वो भी कर दिया। जी, ये 3 फैक्टोरियल बिजनेस पीपल के लिए मैंने कर दिया, और ये अरेंजमेंट मैंने कर दी मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन के लिए, एंड मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन और मिस्टर एंड मिसेस लेन उनके लिए। यहां तक ठीक है? जी सर। अब देखते हैं कि बाकी सीट्स कितनी बच गई। विंडो सीट्स पे स्टूडेंट्स ने बैठना है। एक विंडो सीट ये अवेलेबल है, एक ये अवेलेबल है, एक ये अवेलेबल है, एक ये अवेलेबल है, और ये जो ऊपर 3 हैं, इनमें से कोई एक अवेलेबल होगी, क्योंकि बाकी दोनों में से तो मिस्टर मिसेस लिन हो गए, कि एक अवेलेबल होगी। मीन अवेलेबल ही विंडो सीट्स 5 हैं। ये सीट विंडो सीट नहीं है, इसको नहीं काउंट करना। सो विंडो सीट्स अवेलेबल ही 5 हैं, तो इन 5 विंडो सीट्स पे कहीं पे भी 5 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, और आपस में हर तरह स्विच हो सकते हैं, मीन इनटू 5 फैक्टोरियल। जी रायान एंड हंजला, क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसका जो थर्ड पार्ट है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो रही है, और वो वाली प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, ये A2 के सिलेबस में है सिर्फ। ओके, अब आते हैं हम अंजला के क्वेश्चन की तरफ, कि थोड़ी सी हम रिवीजन कर लेते हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, ग्राफ्स की। वो करने से पहले मैं थोड़ा सा एक रिव्यू देना चाहता हूं ट्रांसफॉर्मेशंस का। शायद आपको मैंने एक दफा ये पहले भी बताया था कि किसी फंक्शन में अगर ओवरऑल कोई नंबर ऐड हो जाए, किसी फंक्शन में ओवरऑल कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए, या किसी फंक्शन में ओवरऑल नहीं, एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाए, या किसी फंक्शन में एक्स में कुछ ऐड हो जाए, देन उस फंक्शन के ग्राफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट केस में ओवरऑल एफ ऑफ एक्स में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो शो करती है कि आपका ग्राफ अप या डाउन कितना मूव करेगा। सो यहां आपका ग्राफ ए यूनिट अपवर्ड मूव करेगा। अगर ओवरऑल 2 ऐड हुआ है, तो कंप्लीट ग्राफ 3 यूनिट ऐड हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर ए यूनिट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कंप्लीट ग्राफ ए यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कंप्लीट ग्राफ
अगर A3 है तो 3 यूनिट डाउन शिफ्ट हो जाएगा। सो ओवरऑल फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में ऐड होने इसका मतलब है कि ग्राफ अप या डाउन जाएगा। और अगर एक्स में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो शो करता है कि ग्राफ आपका कितना लेफ्ट या राइट होगा। और इसमें साइन उल्टा होता है, अगर एक्स में से ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, इसका मतलब वो ए यूनिट राइट शिफ्ट होगा। और अगर ए ऐड हो रहा है इसका मतलब ए यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक हो गया। ये कुछ इंफॉर्मेशन इसलिए दी है कि कुछ स्केचेस ओरिजिनल हमें आते होते हैं और जस्ट हमने ये अगर शिफ्टिंग अप्लाई करें तो आप अगर आप देखें एक बार साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ। अब मुझे बताइए साइन एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसा होगा। आपने ये जो रूल्स मैंने ऊपर लिखे हुए इसको छोड़ दें। आप साइन एक्स प्लस वन का ग्राफ का मतलब ये है कि इसका मीन पोजीशन वन हो जाएगा। सो मीन पोजीशन वन हो और एम्पलीट्यूड इसका वन है, सो इसका वन से वन यूनिट ऊपर और वन यूनिट नीचे, मीन जीरो से टू ग्राफ बन जाएगा। और अगर ये जो मैंने बताया है उसके रेफरेंस से अगर आप करें कि आप क्या करें, इस पूरे ग्राफ को जो आपको ओरिजिनल साइन एक्स ग्राफ पता है इसको पूरे ग्राफ को वन यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दें। सो अगर आप देखें तो आपका पूरा ग्राफ वन यूनिट अगर ऊपर शिफ्ट हो जाए तो वैसा बनेगा, वन यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा। और आपको पता है साइन एक्स प्लस वन का ग्राफ ऐसे ही बनता है, इसका मीन पोजीशन वन होती है एंड लाइक दैट। ठीक हो गया। ओके, अब हम आते हैं ग्राफ्स की तरफ। हम अगर टू पावर एक्स लिखा हो, ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, टू पावर एक्स का ग्राफ स्केच करें तो हमें पता है कि एक एक्सपोनेंशियली कर्व इंक्रीज होगी। उसकी रीजन ये है कि अगर एक्स जीरो पुट करें तो वन देगा, टू पुट करेंगे वन पुट करेंगे टू देगा, थ्री पुट करेंगे फोर देगा, और अगर टू पावर माइनस वन पुट करें तो वन ओवर टू 0.5 देगा। मीन इस तरह का ग्राफ आपका कुछ बनेगा टू पावर एक्स का। सो टू पावर एक्स का भी ऐसे ही होगा, थ्री पावर एक्स का भी ऐसे ही होगा, थोड़ा सा स्टीप बन जाएगा। सो इसी तरह अगर आपको ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ स्केच करना हो, सो ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दिस द ग्राफ ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। और अगर आप देखें तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट लेबल करने वाला, विच इज वन। ई रेज टू पावर जीरो इज वन। और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस इसका एसिम्प्टोट है। ओके, क्योंकि आप x की नेगेटिव वैल्यू 100 भी पुट कर दें, ई पावर माइनस 100 का आंसर 0.00003 वगैरह बनेगा, बट वो कभी जीरो नहीं होगा, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ओके, अब अगर मैं कहूं कि e पावर x एक फंक्शन है, e पावर x इसका इनवर्स फाइंड करें। सो फंक्शन का इनवर्स आप कैसे फाइंड करते हो, f ऑफ x का को आप लेट करोगे y, उसके बाद यहाँ x को सब्जेक्ट बनाओगे, x पावर में है, x को सब्जेक्ट बनाने के लिए दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। सो आपके पास आ गया x ln e, और ln e वन होता है तो x आपके पास ये x सब्जेक्ट बन गया। और जब आपका x सब्जेक्ट बन जाए यही आपका f इनवर्स होता है।
जब x सब्जेक्ट बन जाए यही f इनवर्स होता है, तो आपका सिर्फ y की जगह x डाल देना होता है। तो f इनवर्स आपका क्या आया, ln x। सो इसका मतलब कि e पावर x का इनवर्स होता है ln x। फंक्शन टॉपिक में ये किया था। अब ये बताइए कि फंक्शन टॉपिक में आपने f ऑफ x और f इनवर्स x में क्या ग्राफिकल रिलेशनशिप पढ़ा था? सर y इक्वल्स टू x लाइन रिफ्लेक्शन होती है। Yes, both f of x and f inverse are reflection over the line y is equal to x. अब हमें e पावर x का ग्राफ पता है, इसका मतलब कि अगर मुझे ln x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो that should be the reflection of y is equal to x. सो हम इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। So reflection of e power x is ln x. So this is a graph of ln x and this point will be 1. So अब ln x के ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करें तो इसका एसिम्प्टोट y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल ये बिल्कुल चलता रहेगा, इट विल नेवर टच द y एक्सिस, और x एक्सिस को 1 में से क्रॉस करता है, इसीलिए आपको पता है ln 1 0 होता है। आप और ln 0 अनडिफाइन होता है। आप देखें आपका 0 के अगेंस्ट आपकी वैल्यू इन्फिनिट शो होगी या मैथ एरर आएगा। ln 0 भी अनडिफाइन होता है और ln 0 भी अनडिफाइन होता है, और इसके अलावा ln ऑफ नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप देख सकते हैं कि ln ऑफ नेगेटिव नंबर यहाँ पे कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर इसको विद रेफरेंस टू ग्राफ डोमेन और रेंज अगर हम चेक करें, अगर हो y इज इक्वल टू e पावर x, इसकी डोमेन क्या है? e पावर x की डोमेन है ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या है? e पावर x की रेंज है ग्रेटर देन 0। ऐसे ही है ना, ग्राफ से देख लीजिए पता चल रहा है। और अब अगर हो y इज इक्वल टू ln x, इसकी अगर डोमेन देखें, इसकी डोमेन है x इज ग्रेटर देन 0। ये x ग्रेटर देन 0 के लिए सिर्फ डिफाइन है, और इसकी रेंज ऑल रियल नंबर है। आंसर इसका हर तरह का पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। और ये वैसे भी हमने पढ़ा था कि डोमेन ऑफ फंक्शन बिकम्स द रेंज ऑफ इनवर्स एंड रेंज ऑफ f बिकम्स द डोमेन ऑफ f इनवर्स। जी क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। जी सर। अब ज्यादातर आपके पेपर में अगर स्केचिंग की बात करेगा तो ऐसे ही स्केच आएंगे, लेकिन अगर सपोज आपको e पावर x प्लस इसमें कोई 1 ऐड कर देता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है, 2 इस तरह करता है, तो वो आपको स्केच कर लेंगे हम आप, क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। कैसे? सपोज आपको कहता है कि y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस 1 का ग्राफ स्केच करें। सो यहाँ पे ओवरऑल 1
ऐड हुआ है। तो इसका मतलब नॉर्मली ई पावर एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट नहीं करता था, उसके पैरेलल चलता था और 1 को क्रॉस करता था। अब क्या होगा, 1 को क्रॉस नहीं करेगा। मीन 1 पे अगर हम डॉटेड लाइन बनाए इस तरह, तो ये 1 को क्रॉस नहीं करेगा और 2 को क्रॉस करता हुआ इस तरह ग्राफ चलेगा। ये पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। Suppose y is equal to e raised to power x minus 2. इसमें पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट डाउन शिफ्ट होगा। सो 2 यूनिट डाउन शिफ्ट होने का मतलब -1 -2। पहले एक्स एक्सिस के साथ मीट नहीं कर रहा, अब -2 के साथ मीट नहीं करेगा और y एक्सिस को -1 पे क्रॉस करना चाहिए। कुछ ऐसा ग्राफ होगा, पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट डाउन शिफ्ट होगा। देखिए ये चीज समझ आने से आपके लिए रेंज फाइंड करना अब आसान हो गया है। देखिए अब आपको ग्राफ देख के रेंज पता चल रही है कि ओरिजिनल ग्राफ की रेंज होती है ग्रेटर देन 0। इसमें 1 ऐड हो गया तो इसकी रेंज, फर्स्ट देखें रेंज आपकी ग्रेटर देन 1 बन गई है। सेकंड की जो रेंज है वो बन रही है ग्रेटर देन -2। अगर हो y is equal to ln x minus 1, हमें ओरिजिनल ग्राफ पता है कुछ ऐसा बनता था। अब ये ln x का नहीं है, ln x -1 है, x में से 1 माइनस हो रहा है। सो अब शिफ्टिंग राइट लेफ्ट है और आपको पता है जब -1 होता है इसका मतलब ग्राफ आपका 1 यूनिट राइट शिफ्ट होगा। सो 1 यूनिट राइट शिफ्ट होगा। इसका मतलब अब जो पहले एसिम्पटोट था इसका y एक्सिस अब होगा 1। मीन 1 के पैरेलल चलेगा, 1 को कट नहीं कर, क्रॉस नहीं करेगा। सो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। एक कोई और कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ln x प्लस 2। सो अब पूरा ग्राफ 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब पहले एसिम्पटोट वर्टिकल लाइन y एक्सिस थी, अब वो -2 हो। -2 की लाइन को टच नहीं करना चाहिए, इसके पैरेलल चलता रहेगा और -1 को क्रॉस करेगा। कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। सो नॉर्मली आप लोगों के ग्राफ ऐसे ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते। और बाकी कैलकुलेटर आपके पास होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको कैलकुलेटर में टेबल बनाना आता है। रायान एंड हजरा, टेबल बनाना आता है आपको? कैलकुलेटर टेबल बनाना? मीन आप लोगों ने नॉर्मल जो मैथ है उसमें अगर
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का वो जो ग्राफ वाला चैप्टर था, ग्राफ ड्रॉ करना हो और वो टेबल हो सपोज -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब या इससे भी ज्यादा वैल्यूज हो अगर, तो ये टेबल ड्रॉ करना आता है। ये टेबल पूरा का पूरा एक तो तरीका नहीं है, आप -3 पुट करें कैलकुलेटर में और अब देखें कि इस इक्वेशन का y का आंसर क्या आता है, लेकिन आपको ये पूरा का पूरा टेबल बनाना आता है उसमें अपने कैलकुलेटर में। सर कैलकुलेटर पर नहीं आता, लेकिन वैल्यूज डाल के आता है, अच्छा, आप लाइक पेज के ऊपर पढ़ के। अपने कैलकुलेटर की के मोड में जाइए, सेटअप में कहीं, सेटअप में मोड में और कहीं पे टेबल की ऑप्शन आ रही है। जी, नजर आ रही है। रयान आपको मिला? जी सर। ओपन करें इसको, इसके ऊपर जो भी नंबरिंग है उसके मुताबिक करें वर्किंग आगे। उसने पूछा कुछ एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है। जी जी पूछ सर। रहा है। एफ ऑफ एक्स में आपने लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो एक्स कौन सा आप लिखते हैं, जो मिडल में कैलकुलेटर में एक बटन होता है जहां पे पिंक कलर में कहीं एक्स लिखा होता है बटन के ऊपर साइड पे। मिल गया। रायान, जी सर मिल गया। उसका लिंक अल्फा के साथ होता है। तो अब आप अल्फा प्रेस करके उस बटन को प्रेस करें तो वो एक्स लिखा जाएगा, उसके ऊपर फिर स्क्वायर डालें, ये पूरी इक्वेशन लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। सर डाल दिया, अब वो जी ऑफ एक्स पूछ रहे हैं। इक्वल प्रेस करें, वो जी ऑफ एक्स पूछ रहा है, जी ऑफ एक्स मीन सेकंड इक्वेशन पूछ रहा है। अब आपको सेकंड इक्वेशन तो नहीं, आपको इसी इक्वेशन का सिर्फ बनाना है, इसको इग्नोर कर दें मीन फिर इक्वल प्रेस कर दें। आपसे पूछ रहा है स्टार्ट एंड स्टेप। स्टार्ट आप लिखें -3, हम -3 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट में -3 प्रेस करें, लिखें और एंड पे +3 लिख दें। और स्टेप का मतलब यह है कि आपको कितनी इंटरवल के बाद आंसर चाहिए, क्या हर 1 यूनिट के बाद आंसर चाहिए, यस हमें -3 के बाद हर 1 यूनिट के बाद आंसर चाहिए, -3 के बाद -2 -1। अगर आपको हर 0.5 के बाद चाहिए, -3 -2.5 -2 -1.5, तो आप स्टेप 0.5 लिख देंगे। अभी आप स्टेप 1 लिखें और इक्वल प्रेस कर दें। सो मेरा ख्याल है आपके सामने पूरा टेबल बन गया होगा, -3 के अगेंस्ट, -2 के अगेंस्ट, -1 0 1 2 3 के अगेंस्ट सारी टेबल की वैल्यूज फिल हो गई होगी, ऐसे ही है। जी सर। तो ये मैंने इसलिए बताया है, मैं ये बताया था कि अगर कभी कोई पेपर में ऐसा ग्राफ आ जाए जिसके बारे में स्केच करने नहीं आता, आप अपने टेबल में लिखेंगे ln x प्लस टू और इसका टेबल बना लें, डिफरेंट वैल्यूज को कहीं पुट तो उसके अगेंस्ट काफी वैल्यूज आपको दे सकता है जितनी आपको चाहिए। सो उन टेबल की वैल्यू से भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो सकता है कि इसका स्केच कैसा है। लेकिन ये उसी वक्त है जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि कैसा है, आपके साथ ऐसी सिचुएशन चला आएगी नहीं। और लेकिन ये एक मीन सिंपली आप कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन जुगाड़ टाइप है कि यार कुछ नहीं समझ आ रहा। ये काम आप साइन कॉस टेन के ग्राफ्स में भी कर सकते हैं, जिसमें ग्राफ ड्रॉ करते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो उसके ग्राफ के टेबल्स से डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल जाती हैं। जब वैल्यूज मिल जाती हैं तो उन वैल्यूज को थोड़ा सा प्लॉट करके आपको कर्व समझ आ जाती है कैसी बनती है, राइट। जी एनीथिंग एल्स? सर, वो कॉम्पोजिट फंक्शंस की आपने कोई तीन बुलेट पॉइंट्स लिखवाए थे, मुझे कॉम्पोजिट फंक्शन वाला इतना अच्छा नहीं समझ आया। दोबारा पूछें क्या लिखवाई थी मैंने। सर कॉम्पोजिट फंक्शन में आपने कोई तीन बुलेट पॉइंट्स लिखवाए थे। हाँ हाँ बिल्कुल। सर मेरी उस कॉम्पोजिट फंक्शंस की प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है।
composite functions. फंक्शन टॉपिक मतलब ओवरऑल लेटेस्ट कुछ किया प्रैक्टिस की, वो याद है ना? जी ओके, आई थिंक आप ये पूछ रहे हैं कि डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे करते जी ये यही था। हैं। सो सबसे पहले पहला पॉइंट ये है, आपको अगर ये चेक करना हो कि कॉम्पोजिट फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो ये एग्जिस्ट तब करता है अगर g of x की रेंज, if the range of g of x lies within the domain of f of x, मीन अगर हमने चेक करना है कि एफ जी ऑफ एक्स, ये जरा इसको देखिए जो मैं बता रहा हूँ कि एफ जी ऑफ एक्स एफ जी ऑफ एक्स, एक मिनट है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड। ओके, सो अगर मैंने ये चेक करना है कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, देन मीन एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स की रेंज एफ ऑफ एक्स की डोमेन के अंदर अंदर होनी चाहिए। सो जी ऑफ एक्स की रेंज आपने फाइंड की, वो क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब ये रेंज देखिए, क्या इस डोमेन के अंदर अंदर लाई कर रही है, क्या उसका सबसेट बन रही है, उसकी विद इन डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रही है? नो। सो इट मीन्स कॉम्पोजिट फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप चेक करना चाहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसका मतलब इनर फंक्शन, ये अंदर वाला जो फंक्शन है, इसकी रेंज इसकी डोमेन के अंदर अंदर होनी चाहिए। अब इसकी रेंज एफ ऑफ एक्स की रेंज है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज विद इन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -5। सो ये इसकी रेंज इस डोमेन के अंदर अंदर आई है, सो इट मींस द फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ये अगर आपको चेक करना हो कि कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये रेयर केस होता है, चेक करने के लिए कहता है। एक्चुअली जो है वो आगे है कि अगर एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, तो आपको अगर एफ जी ऑफ एक्स की डोमेन बतानी हो तो वो क्या होती है, जो जी ऑफ एक्स जो इनर फंक्शन की डोमेन होती है वही कॉम्पोजिट फंक्शन की भी डोमेन होती है। अगर एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, देन एफ जी ऑफ एक्स की डोमेन वही होगी जो जी ऑफ एक्स मीन इनर फंक्शन की जो डोमेन होगी। सो यहाँ पे हमने अभी कहा था कि जी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। सो अगर मैं आपसे इसकी डोमेन पूछूं तो जी एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है, जो इनर फंक्शन मीन जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन है मीन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
सो अगर कोई एग्जिस्ट करता है, अब जिस तरह यहाँ पे जी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता था, सो जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी, एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वही इसकी डोमेन होगी। एंड लास्ट एंड थर्ड पॉइंट, फिर मैं एंड पे तीनों को एक क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। टू फाइंड द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फॉर विच एफ जी ऑफ एक्स, to find the restricted domain of f g of x for which f g of x exists, put g of x in the domain of f of x। अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया हो जो कि एग्जिस्ट ना करता हो और आपसे ये कहे कि इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फाइंड करो, या कोई और सिनेरियो दे दे जिसमें आपको खुद से डोमेन फाइंड करनी पड़ जाए, तो याद रखिए एफ जी ऑफ एक्स की डोमेन खुद से फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। आप सोचिए कि एफ जी ऑफ एक्स फंक्शन कैसे आप फाइंड करते थे। आप जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करते थे, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आपको एफ जी ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड करनी है, तो आप जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में नहीं पुट करना, आप जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स की डोमेन में पुट कर दें। यहां देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। सॉरी, मैंने रेंज तो उधर पीछे फाइंड ही नहीं की थी। ओहो, अच्छा, चले इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। पिछले में मैं डोमेन को चेक कर रहा था डोमेन के अंदर, हालांकि रेंज को चेक करना था डोमेन के अंदर, पार्ट इनिशियल जो पॉइंट मैंने बताया था। तो उसकी करेक्शन चलो मैं इधर कर देता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे पहले आपको चेक करना है कि एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप ऐसा करें, जी ऑफ एक्स की रेंज फाइंड करें। देखिए मैं जी ऑफ एक्स की रेंज फाइंड करने लगा हूँ। डोमेन दी हुई है, डोमेन को पुट करें, रेंज आ जाएगी। -5 पुट करें तो आता है -10 + 3 -7। रेंज आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ये है जी ऑफ एक्स की रेंज। ये रेंज जी ऑफ एक्स की रेंज, ये रेंज चेक करें, इज दिस रेंज विद इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। नो, दिस रेंज इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू -7, उस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंदर अंदर नहीं आता। सो इट मींस दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए लिख दिया नॉट एग्जिस्ट। अब आपको चेक करना है जी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके लिए क्या करें, एफ ऑफ एक्स की रेंज फाइंड करें। एफ ऑफ एक्स की डोमेन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रेंज आपके पास 0 पुट करने से आ रही ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चेक करें क्या ये रेंज, इज दिस रेंज विद इन द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज विद इन ग्रेटर देन इक्वल टू -5। So f of x की range is within the domain of g of x. So it means yes, this function exists. और अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी, जो इनर फंक्शन की डोमेन होगी। सो इसकी इनर फंक्शन f of x है, इनर फंक्शन f of x है। सो f of x की डोमेन ही इसकी डोमेन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, फिर जिसका ये ऊपर वाला फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर क्या करें, फिर आप देखें कि एफ जी ऑफ एक्स फाइंड कैसे होता था। आप जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में पुट करते थे। अगर आपने एफ जी ऑफ एक्स की डोमेन खुद फाइंड करनी है, कोई ऐसी स्टेटमेंट बन गई कि आपको डोमेन खुद फाइंड करनी पड़ रही है, तो आप जी ऑफ एक्स को, इस जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स की डोमेन में पुट कर दें। 2x + 3 को इस x की जगह पुट कर दें। ये देखिए, x की जगह लिख देंगे 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो वो x क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5।
तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5 उसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बन जाएगी, राइट हमदुल्ला? जी समझ आ गया। और अगर फर्दर भी नहीं समझ आई तो कहते हैं, तो मैं इसी आज के लेक्चर की दोबारा रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, अगर इन केस चाहिए हुई तो आप फर्दर इसको यूज कर सकते हैं। सर एक चीज़ है कि अगर 3 फंक्शंस और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फाइंड करनी है तो फिर इसमें हम पहले पहले 2 फंक्शंस का चेक करेंगे उनकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, अगर वो हाँ एग्जिस्ट जी, करता है पहले फंक्शन उन या नहीं। तीनों, हाँ जी, इनर जो 2 फंक्शन होंगे ना, उनकी रेंज आप देखेंगे और वो देखेंगे कि वो उसकी डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ठीक ऐसा है। कभी आया तो नहीं है, बहरहाल ये कि रूल यही होगा। ठीक है समझ आ गया सर, थैंक यू। चलें, ठीक हो गया, प्रिपरेशन कीजिए, गुड लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।